लोग देखेंगे हमारा यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. आफ्टर दैट we'll have a look at the DNA fingerprinting, which is again one of the technique which becomes a part of your NEET preparation. हाँ जी प्रखर, गुड इवनिंग. So all right then, चलिए, let me start the screen share and let's start with this. ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में सबसे पहली बात यहाँ पे आपको ये याद रखनी है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब आपका यहाँ पे स्टार्ट किया गया था तो ये 13 साल का प्रोजेक्ट था. मतलब इसे खत्म होने के लिए आपके लगे थे यहाँ पे 13 ईयर्स. 1990 में हमने इसे स्टार्ट किया था. द होल आइडिया ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन डीएनए. पूरे ह्यूमन डीएनए का सीक्वेंसिंग करना था. मतलब आपको जानना था कि डीएनए के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स है और उनका सीक्वेंस वहां पे क्या है. ये इस प्रोजेक्ट का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था. अब जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, इसका एक्सपेंसेस काफी ज्यादा थे. तो याद रखना, इसके जो टोटल खर्चा आने वाला था आपके इतने सारे बेस पेयर का सीक्वेंसिंग करने के लिए वाज अराउंड $9 बिलियन. सो इतना यहाँ पे इसका एक्सपेंस आपका यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का होने वाला था, विच एक्चुअली इवेंचुअली हैपेंड, राइट. आपको ये बात भी याद रखनी है कि जब आपका प्रोजेक्ट चालू हुआ था तो उसके साथ साथ कई सारी दूसरी फील्ड्स भी आपकी ग्रो करी थी, डेवलप की थी. जैसे आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स आपका फील्ड यहाँ पे डेवलप किया था, बायोटेक भी आपका डेवलप किया था. So those are the field which develop along with this particular project. ये इसके यहाँ पे गोल्स थे. गोल्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो. टू नो द कंप्लीट ह्यूमन जीनोम, पूरा जो ह्यूमन जीनोम है, जितने भी आपके बेस पेयर हैं उन सबका जानना कि उनका क्या सीक्वेंस है. टू नो द नंबर ऑफ जीन्स, टोटल नंबर ऑफ जीन्स आपके क्या है, उनका सीक्वेंस क्या है, ये भी जानना वहां पे उनका एक ऑब्जेक्टिव था. टू स्टोर द डेटा, जो भी आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो उसे आप स्टोर करोगे कंप्यूटर्स के अंदर एक हाईली एडवांस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कंप्यूटर में उसे यूज करोगे, स्टोर करोगे. सो दैट वाज द थर्ड ऑब्जेक्टिव. फोर्थ ये था टू इम्प्रूव द डेटा एनालिसिस. दैट मींस कि जो भी स्टोर करे उसको आप अच्छे से या इजीली आप एनालाइज कर पाओ. दैट वाज अदर थिंग व्हिच दे वर ट्राइंग टू टेल. मेरी वॉइस स्लो क्यों आ रही है? मेरी वॉइस कट रही है क्या? Yes, no, sir. No, sir. I don't. If there is something which is happening, then it might be on your end, but issue. So yeah, if it's clear to one person, then अगर सबको आ रहा होता तो that's a different thing. ख्याल रखना, इम्प्रूव करेंगे हम यहाँ पे डेटा एनालिसिस यहाँ पे, एंड टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद द इंडस्ट्री. जो भी आपने इंफॉर्मेशन निकाली उसको आप शेयर करोगे यहाँ पे इंडस्ट्री के साथ. एंड देन टू एड्रेस द इश्यूज सोशल लेवल पे एंड ऑल्सो एट द एथिकल लेवल के ऊपर. हाँ जी अर्चना, गुड इवनिंग. एड्रेस करना इश्यूज को, सोशल एथिकल इश्यूज जो भी आपके यहाँ पे थे उनको एड्रेस करना. तो ये इनके ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे थे जो यहाँ पे मेंशन करे हुए. दीज आर द ऑब्जेक्टिव व्हिच आर ऑल बीन मेंशन्ड. आई होप आपने इतना तो एनसीईआरटी में से जाके वहां पे पढ़ा होगा. Yes, So sir. Yes, sir. right. Okay. Now these were the institutes. ये आपके यहाँ पे institutes थे. These were the institutes over here, which actually played a very important role here. ये लोग थे जिन्होंने contribute किया था आपके इस project के अंदर. You have US Department. Good evening, sir. Good evening. Good evening, Alzia. You have US Department of Energy, National Institute of Health, USA. ये आपके इन्वॉल्व थे इस प्रोजेक्ट के अंदर. देन बाद में वेलकम ट्रस्ट यूके से भी आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हुए थे. दे वर आल्सो इन्वॉल्वड ओवर हियर. ओके. एंड देन यू आर सम अदर कंट्रीज एज वेल जो आपके यहाँ पे इन्वॉल्व थी, लाइक जापान, फ्रांस. बाद में इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया था. ओके. तो प्रोजेक्ट आपका खत्म हुआ था 2003 के अंदर. सो दैट इज समथिंग हैपेंड. और प्रोजेक्ट के कई सारे बेनिफिट्स थे. यू आर गोइंग टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ बेनिफिट्स फॉर दिस प्रोजेक्ट. हमने वो डिस्कस किया था इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, एनवायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर, एनर्जी जनरेशन. सारे फील्ड के अंदर इसका बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस था. और याद रखना, ह्यूमन जीनोम का तो सीक्वेंसिंग किया ही किया, उसके साथ साथ कई सारे नॉन ह्यूमन मॉडल का भी सीक्वेंसिंग किया गया है, सच एज बैक्टीरिया, ईस्ट, सी लैंगन्स, ड्रोसोफिला, राइट, अराबिडोस. इन सब का भी डीएनए सीक्वेंसिंग आपके यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है. ओके. These are the things which you have discussed: express tag sequence, sequence tag, and express sequence tag, and your sequence annotation. ये दो मेथड्स थे जिसके थ्रू इन्होंने अपने यहाँ पे डीएनए सीक्वेंसिंग स्टार्ट किया था. पहला मेथड आपके यहाँ पे क्या था कि अगर मेरा पहला मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, सो इट मींस व्हाट कि आप वो जितना भी आपका डीएनए है
जो आपका प्रोटीन बनाता है, जो आरएनए बनाता है, उसका पहले सीक्वेंसिंग करोगे। आप सिर्फ उसका ही सीक्वेंसिंग करोगे, उस डीएनए का जो आपके लिए आरएनए बनाता है, ठीक है। तो सीक्वेंसिंग ऑफ दोज जीन्स व्हिच एक्सप्रेस एंड मेक द आरएनए, ये इनका पहला तरीका था सॉल्व करने का। दूसरा इनका तरीका ये था सीक्वेंस एनोटेशन। इसमें क्या कर रहे हैं वो लोग कि आप पूरे ही डीएनए का आप यहाँ पे सीक्वेंसिंग कर रहे हो ब्लाइंडली, चाहे वो कोडिंग सीक्वेंस हो चाहे वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस हो, दोनों को ही आप यहाँ पे आप सीक्वेंसिंग आप यहाँ पे कर रहे हो। सो ये दो तरीके उन्होंने यहाँ पे यूज किए थे। इसको मैंने आपको थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन किया था इन टेक्निक्स को। आपने अपने डीएनए को लिया, उस डीएनए को आपने फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, यू डिवाइडेड डीएनए इनटू नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स ओवर हियर, और फ्रेगमेंट्स से डिवाइड करने के बाद फिर आपने यहाँ पे क्या किया, इनकी आपने की यहाँ पे क्लोनिंग। कैसे की आपने यहाँ पे क्लोनिंग, ये जो फ्रेगमेंट्स थे इनको अपने डाला एक बैक्टीरियल डीएनए के अंदर, और वो जो बैक्टीरियल डीएनए मेरा वेक्टर, और इन वेक्टर में डालने के बाद इन डीएनए के हमने मल्टीपल वहां पे कॉपीज बनाई, वी मेड मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस डीएनए। ओके, तो ये चीज उन्होंने यहाँ पे की थी, दैट इज समथिंग दे डिड। और ये करने के लिए जो इन्होंने वेक्टर यूज किया था, वो वेक्टर के नाम आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कॉमनली यूज होस्ट वर द बैक्टीरिया एंड द ईस्ट, एंड द वेक्टर वर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो ये आपके यहाँ पे आपके वो थे, दे वर द वेक्टर्स ओवर देयर, ठीक है। सो दैट इज समथिंग दे डिड। और ये सब करने के बाद दिस समथिंग वी हैव डन इन द लास्ट क्लास, ये सारे इवेंट्स इन्होंने यहाँ पे कर लिए थे। अब ये सारी चीजें करने के बाद अब आपको लास्ट चीज पता है क्या करनी थी, आपको सीक्वेंस पढ़ना था कि जो मेरा डीएनए यहाँ पे है इसका सीक्वेंस है क्या, मतलब क्या है इसका लाइक सीक्वेंस ATGC, क्या है इसका सीक्वेंस, वो यहाँ पे जानना था। तो ये जानने के लिए आपके जो साइंटिस्ट हैं, मेरी वॉइस अभी भी ब्रेक हो रही है क्या? यस सर। सर बीच बीच में। सर बीच में हुई थी अभी तो ठीक है ना? सर, अभी सही है। यस सर। मतलब इतनी तो ब्रेक नहीं हो रही ना कि लाइक यू आर मिसिंग द कंप्लीट पॉइंट व्हाट आई एम टीचिंग यू ओवर हियर, हो रही है? हो रही है सर। सर आप बोल पहले रहे हो, हमारे तक आवाज बाद में पहुंच रही है। क्या लैग हो रहा है मतलब? I don't know why this lagging is happening again multiple times. अब नहीं है। Right. Okay. Just... ठीक है. So this is what you find happening in this. ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए मिलेगी इसके अंदर. एंड ओके, तो यहाँ पे आपको जो फ्रेगमेंट आपका यहाँ पे रहेगा ना, तो इस फ्रेगमेंट को भी आपको यहाँ पे जानना है कि आपका इसके अंदर सीक्वेंस है क्या। बेसिकली आपके यहाँ पे आपको क्या सीक्वेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, लाइक व्हाट इज द डीएनए सीक्वेंस विल बी फाइंडिंग इन दिस। अब जब आप यहाँ पे आप डीएनए सीक्वेंस देखने की आप यहाँ पे कोशिश करोगे, सो इसको कैसे आप जान सकते हो, हाउ यू विल गेट टू नो कि इसमें सीक्वेंस आपका बेसिकली आपके यहाँ पे है क्या। तो ये करने के लिए एक टेक्निक यूज की गई थी, और वो टेक्निक आपको किसने दी थी, ये नाम आपको याद रखना है। द टेक्निक वॉज गिवन बाय फ्रेडरिक सैंगर। फ्रेडरिक सैंगर ने एक टेक्निक दिया था जिसको हम कहते हैं सैंगर सीक्वेंसिंग, जिसको हम इवन कहते थे एज अ सैंगर्स सीक्वेंसिंग। अब जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सैंगर सीक्वेंसिंग की, तो ये टेक्निक है, ये टेक्निक हम यहाँ पे यूज करके पता लगा सकते हैं कि आपका डीएनए का वहाँ पे सीक्वेंस क्या है। अब एक बात याद रखना, आपको ये नाम याद रखना है कि फ्रेडरिक सैंगर का यहाँ पे रोल आया था, क्या रोल था, उनकी वजह से हम वो डीएनए का सीक्वेंस यहाँ पे पता कर पा रहे थे। द फ्रेगमेंट वर सीक्वेंस यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेथड बाय फ्रेडरिक सैंगर। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। कभी भी आपको ये पूछा नहीं जाएगा कि सैंगर सीक्वेंसिंग क्या होता है, वो आप इस लेवल पे कभी सीख नहीं सकते हैं। You won't be able to understand this thing at this particular level. तो ये चीज बस आपको यहाँ पे याद ऐसी रखनी है कि ये टेक्निक यूज की गई थी जिससे आपको वहाँ पे सीक्वेंसिंग पता चल जाता वहाँ पे, ठीक है। अगेन ये जो इतना यहाँ पे जो पार्ट है ना, अगेन यू कैन इग्नोर दैट पार्ट, यू कैन जस्ट रीड दैट पार्ट। ये जो टेक्निक है वो आप इतने में आप समझ नहीं सकते हाउ दिस डीएनए फ्रेगमेंट को उन्होंने कैसे रीड किया था, उसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर होता है जो आपको यहाँ पे समझना नहीं है। आपको डायरेक्टली याद रखना है कि ये सीक्वेंसिंग करने के बाद ये एक ऑटोमेटेड तरीका था। So this was an automated तरीका. So this was the automated way. इस अभी मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? यस सर। यस सर। यस सर।
ये ऑटोमेटेड तरीके के वजह से अब आपने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली नाउ जो भी आपको डेटा मिला वो आपने अपना डाला अपने हाईली वेल डेवलप्ड कंप्यूटर्स के अंदर. सो दिस ऑल द डेटा वाज फीड इनटू द कंप्यूटर्स, राइट, क्योंकि वो आप उसे ह्यूमनली तो रीड नहीं कर सकते थे. सो आपने ऑटोमेटेड तरीके से इसको करके सारा डेटा आपने यहाँ पे कंप्यूटर पे आप यहाँ पे यूज किया. अल्टीमेटली आपने यहाँ पे क्या किया, अल्टीमेटली आपको क्या मिला, दैट आपने अपना पूरा डीएनए सीक्वेंसिंग यहाँ पे कर लिया. अब आपको यहाँ पे एंड वाली चीज याद रखनी है. द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 वाज कंप्लीटेड बाय मई 2006. मई 2006 तक इन्होंने अपना यहाँ पे क्रोमोसोम 1 का सीक्वेंसिंग खत्म कर लिया. दिस वाज द लास्ट ऑफ द 24 ह्यूमन क्रोमोसोम्स. ये आपका आखिरी क्रोमोसोम था सारों के कंपेयर में. लाइक ये आखिरी जो किया उन्होंने यहाँ पे 2006 में उसका सीक्वेंसिंग यहाँ पे उन्होंने कवर किया, राइट. एंड एक्स एंड वाई टू बी सीक्वेंस, राइट. हाँ, तो ये सारों में से ये इनका लास्ट क्रोमोसोम था जो इन्होंने यहाँ पे अपना खत्म कर लिया. लाइक दे डिड द सीक्वेंसिंग ओवर देयर. तो ये आपको इस पेज के अंदर आपको जो याद रखना वो याद रखना है दैट फ्रेडरिक सैंगर का जो तरीका था सीक्वेंसिंग का, उसको यूज करके उन्होंने यहाँ पे डीएनए का सीक्वेंस पता किया. अब याद रखना फ्रेडरिक सैंगर वाज वेल नोन फॉर डेवलपिंग द मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन द प्रोटीन. फ्रेडरिक सैंगर जाने जाते थे किस चीज के लिए, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस डिटरमाइन करने के लिए. ही वाज नोन फॉर डिटरमाइनिंग द सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड. और उनकी टेक्निक को यूज करके उन्होंने डीएनए का भी सीक्वेंस भी पता लगा लिया. सो ये चीज आप यहाँ पे रखना. दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू नो, राइट. डोंट गो इनटू दिस मच थिंग्स कि ओवरलैपिंग सीक्वेंस क्या होता है, राइट. डोंट गो इनटू दैट राइट नाउ, राइट. वो टाइम कंज्यूमिंग है एंड इट्स नॉट इवन वर्थ इट. उसमें से आपको क्वेश्चन को भी आएगा भी नहीं, ठीक है. बस इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. नाउ दिस इज समथिंग अगेन, यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको मिलेंगे जो आप अभी नहीं सीख पाओगे, वो आपके आने वाले चैप्टर्स में आप सीख पाओगे. Another challenging task was assigning a genetic and physical map to the genome. एक और चैलेंजिंग टास्क इनके पास क्या था कि आपको अब असाइन करना है कि ये मेरा जो डीएनए फ्रेगमेंट है, समझो ये मैंने अनिरुद्ध को डीएनए फ्रेगमेंट दिया था, उसने बता दिया कि इसका सीक्वेंस ये आ रहा है सर, इसका सीक्वेंस ये आ रहा है यहाँ पे. अब मुझे पता क्या करना है, इसको मुझे लगाना है इसके सही क्रोमोसोम के ऊपर, राइट. आई हैव टू अंडरस्टैंड कि क्रोमोसोम के कौन से लोकेशन पे प्रेजेंट है. तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द टास्क ओवर देयर. This was generated using the information on the polymorphism of restriction endonuclease. अब ये polymorphism restriction endonuclease ये आप आगे सीखोगे, राइट. ये सारे टर्म्स आपके लिए नए हैं, ये आप अभी नहीं समझ सकते, ये आप बाद में समझोगे, ओके. सम रिपीटेटिव सीक्वेंस नोन एज माइक्रोसैटेलाइट्स, ये आज के क्लास में आपको पता चलेगा, आगे वाली क्लास, आगे वाले स्लाइड के अंदर. व्हाट इज माय पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए रिपीटेटिव सीक्वेंस, दीज आर द थिंग्स. इसे अभी के लिए आप करो इग्नोर, कैन इग्नोर दिस स्टेटमेंट्स फिलहाल के लिए, इनको हम फिक्स करते हैं, ओके. तो इतनी बातें पहले आपको याद रखनी है. अब आपने जब अपना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अपने यहाँ पे आपका कर लिया, तो आपको यहाँ पे मिले आपके साइलेंट फीचर्स. सो आफ्टर कंप्लीटिंग द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपको आपके यहाँ पे साइलेंट फीचर्स आपके यहाँ मिलेंगे. और ये थे आपके यहाँ पे साइलेंट फीचर्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. पहला क्या आपके यहाँ पे फीचर था, द ह्यूमन जीनोम जो आपका यहाँ पे है, सॉरी, द ह्यूमन जीनोम विच वी हैव राइट नाउ, इट हैज 3164.7 मिलियन बेस पेयर, राइट. ये सारे नंबर्स आपको यहाँ पे याद रखना है. द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस. एक आपका जो एवरेज जीन होता है, आपको जो एवरेज जीन यहाँ पे मिलेगा उसका यहाँ पे जो नंबर ऑफ बेस यहाँ पे साइज इज वेरी ग्रेटली. सर वो आवाज अटक रही है बहुत ज्यादा. ज्यादा अटक रही है, अच्छा, क्योंकि आप लोग की भी अटक रही थी, इवन आप लोग की वॉइस भी यहाँ पे अटक रही है. जस्ट वेट अ मिनट, आई थिंक वो बीच में इंटरनेट का शायद लैग हो रहा है, व्हिच इज सर अब ठीक. अभी भी आपकी आवाज कट रही थी अभी. We शायद because of the kind of weather we have right now, that might be the case. That could be the only possible reason over here. ट्राई करते हैं, कोई दिक्कत है, ज़्यादा हो रहा होगा तो बताना वापस से, तो I'll just go slow in that case. मेरा बेबी हो रहा है. सर अभी हो रहा है. Just wait a minute. Seems like ये चैप्टर पूरा हफ्ता चलेगा. सर अब नहीं हो रहा. इस मामले में पक्षियाँ क्या होता है? Anyone knows what पक्षियाँ? सर थोड़ी फास्ट है.
पता है क्या होता है ये? सर वॉइस ही नहीं आ रही है। वॉइस सेक्रेटरी। ओके, जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट 2 मिनट रुक जाओ बेटा, 2 मिनट रुक जाओ। जस्ट गिव मी अ मिनट। काम करता हूँ, मैं अपना नेटवर्क यहाँ पे स्विच करता हूँ। लेट मी जस्ट स्विच माय नेटवर्क, लेट्स सी इफ दैट हेल्प्स। अरे वेरी गुड अपूर्वा, दैट द नेम ऑफ आवर लाइफ, राइट? ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये चेक करके देखते हैं एंड लेट्स से ये सर अभी भी यार अभी भी वॉइस कट रही है। रुक जाओ तुम। सर अभी भी वही हो रही है। Just trying to connect with another device. Just wait a minute. अभी मेरी आवाज कट रही है क्या? अभी भी? नो सर। नो नहीं सर। सर आपकी वीडियो वो स्टॉप। ऑलराइट, अब आप लोग बताइए, अब मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। और ठीक है मेरी आवाज? यस सर। यस सर। के लिए ठीक है ना? बताना कुछ गड़बड़ होती है तो जस्ट लेट मी नो क्विकली, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो। सच्ची बताओ, अभी तक क्लियर वो मतलब लैग हो रहा है? अभी अभी फिलहाल के लिए लैग नहीं हो यस रहा? सर। नो सर अभी नहीं हो रहा। आप लोग की आवाज लेकिन कट रही है, स्ट्रेंज। ओके, ठीक है, मुझे बताना इफ समथिंग हैपेंस, जस्ट लेट मी नो। अच्छा, एक काम करते हैं, इसके पहले आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों का फोटो का टेस्ट होगा, आप सबको ये मालूम सर है ना आपका? वॉइस अच्छी कि आज भी सर। वापस वॉइस कट रही है? यस सर। यस सर। वॉइस कट यस रही है सर। या नहीं कट रही? पहले बताओ। यस सर कट रही है। लैग हो रही है। सर अभी वॉइस कट रही थी, अब क्लियर है। अब क्लियर है ना? हाँ ठीक है। Sooner that on the 4th August आपका यहाँ पे होगा टेस्ट, और जो 4th August को आपका जो यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपका 11 का भी सिलेबस आएगा एंड यू विल हैव 12 का सिलेबस एज वेल। अब जो आपका 11 का सिलेबस यहाँ पे होगा, विच विल हैव अ वेटेज ऑफ रफली अराउंड लाइक 60%, और 12 का जो सिलेबस आपको यहाँ पे आएगा, इट विल हैव अ वेटेज ऑफ अराउंड लाइक 40%। इतनी बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? यस यस सर। सर। यस सर। यस। ठीक है। अब देखो, आपको यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपका जो 12th का जो आपका यहाँ पे सिलेबस है ना, ये तो चलो ठीक है, आप ये आप पढ़ चुके हो, राइट? दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट अ मेजर कंसर्न। 11th के अंदर अगर आप देखोगे, अगर आपने सिलेबस देखा होगा, तो आपके यहाँ पे चैप्टर्स काफी ज्यादा है। आप चैप्टर 1 to 10 सर आवाज नहीं आ नहीं रही आ वापस रही। वापस? ओके, यस सर। जस्ट वेट अ मिनट। अभी ठीक है आवाज? यस सर।
तो अभी आपके 1 to 10 चैप्टर्स आपके 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 यहाँ पे आ रहे हैं 11 के अंदर से। दिस आर द चैप्टर विच आर बिन, जो आपको पूछे जाएंगे, है ना। अब इसमें आपको याद ही रखना है, द थिंग विच यू हैव टू नो हियर इज कि आप पूरे 10 चैप्टर तो आप यहाँ पे कर नहीं सकते, यू कैन नॉट डू ऑल द 10 चैप्टर्स ओवर हियर। आपको जो चैप्टर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, लाइक जो आप यहाँ पे चैप्टर करेंगे, लाइक आई वुड रिकमेंड आप इनमें से आप 6 चैप्टर्स आपके जो होंगे वो आप सर फास्ट हो गया फिर वॉइस से। नहीं आ रही। वापस से वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, रुक जाओ, वी हैव चेंज द नेटवर्क एज वेल। सर आप जैसे कुछ समझाने लगते हो ना तो आवाज नहीं आती, अब आवाज साफ हो रही। अच्छा 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 अच्छा, ओके ठीक है। तो मतलब हम सिर्फ लाइक बातें करें, समझाएं नहीं कुछ। ओके अब सुनो, देखो इसके अंदर आपके 6, आराम से करो, मैं आपको आपके 6 चैप्टर्स है जो आप यहाँ पे टारगेट करो आपके खत्म करने का। जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन द 6 चैप्टर्स ओवर हियर, एंड ये 6 चैप्टर के थ्रू यू कैन एक्चुअली लाइक गेट अ डिसेंट स्कोर। अब जिन्होंने 11th अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, उनका ठीक है, दे कैन एक्चुअली, अगर वो सारे चैप्टर कर पा रहे हैं, विच विल बी स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर यू इतने कम टाइम के अंदर रिवाइज करना। सो दैट्स आई विल रिकमेंड कि आप 6 जितने चैप्टर यहाँ से पिकअप करो और आप उनको ही वहां पे उनका आप टारगेट करो। बायो की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली बायो की बात कर रहा हूँ। 10 में से अगर आप 6 भी चैप्टर सही से कर रहे हो, देन इवन दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अभी देखो आपको इसके अंदर करना क्या है। आपके जो 6 चैप्टर्स यहाँ पे होंगे ना, 6 में से आप ये गिन लो कि आपके में अगर आपको 2 चैप्टर यहाँ बताऊं, लेट्स से आप एक यहाँ पे सेल साइकिल, दूसरा अपने यहाँ पे सेल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल डिवीजन। ये आपके 2 चैप्टर हो गए। तो सेल साइकिल वाला हो गया, सेल साइकिल सेल डिवीजन वाला हो गया, और दूसरा आपका ये चैप्टर हो गया। तभी मैं आपको क्या करूंगा ना कि आपको 2 चैप्टर के मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। मैं आपके साथ लेट्स से कि अराउंड 50 से 60 क्वेश्चंस आपके साथ इसके शेयर कर दूंगा। आप अपने 3 से 4 दिन लीजिए, टेक योर 3 to 4 days, और उनको आप सॉल्व कर लो। उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो, और 3 से 4 दिन में तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मतलब सुबह उठ के अगर 15 किए, शाम को 15 किए, राइट, ऐसे करके भी अगर आप 2 दिन करते हो, 2-3 दिन करते हो, आपके सॉल्व हो जाएंगे। दैट इज नॉट बिग थिंग। आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते हुए आप चीजों को रिवाइज भी कर सकते हो। आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको रियलाइज होगा कि यार मुझे मियोसिस नहीं आता, देन वो टाइम पे आपने मियोसिस देख लिया, 10 मिनट के लिए बुक खोल के पढ़ लिया उसे। सो डू दैट। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे ना, आपके जो चैप्टर्स हैं, जो 6 चैप्टर्स जो हम टारगेट करेंगे, उनको हम इस तरीके से हम रिवाइज कर लेंगे। अब 6 चैप्टर अगर आपने रिवाइज कर लिए, और अगर आपका 12th यहाँ पे आपको समझ आ रहा है जो भी हमने यहाँ पे किया, और आपने टेस्ट भी दिया हुआ है सबके, देन यू कैन इजिली गेट अ स्कोर ऑफ अराउंड लाइक 225 230 आपका बायो में आपका आ सकता है। अगर आपको 11th बिल्कुल नहीं आता तब भी, अगर 11th अगर आपको अच्छा खासा आता है, देन आपका स्कोर और ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आप 6 चैप्टर्स भी अगर आप यहाँ पे ठीक से कर लेते हो, एंड 11 12 आप यहाँ पे कर ही रहे हो, सो इंक्लूडिंग दिस थिंग यू कैन गेट अ गुड स्कोर, यू कैन एक्चुअली गेट अ डिसेंट स्कोर ओवर हियर, राइट। तो मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे यहाँ पे ये है फिलहाल के लिए कि आपको अगर मैं ये 2 चैप्टर दे रहा हूँ जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सर फिर से आवाज खराब आ काफी रही है। कट रही है। अच्छा ठीक है, अभी वापस आ जाइए। वही अभी सही है। अब ठीक है, यस ऑलराइट। सो ये जो मेरे यहाँ पे, यस सर। हाँ आई थिंक मुझे आपके एंड से भी लाइक थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, सो आई थिंक मेरे एंड पे कुछ कंसर्न आ रहा है। सो यू विल फाइंड सेल साइकिल सेल यूनिट ऑफ लाइफ के जो आपके 2 चैप्टर हैं, इनमें से आप अपना लाइक यू विल व्हाट यू विल डू इन दिस कि इनमें से जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे 60 क्वेश्चंस, इनको आप सॉल्व करिए अभी के लिए, राइट। टेक योर 4 days। जैसे ही आपके 4 दिन होते हैं, तो 4th डे के ऊपर मैं आपको और 2 चैप्टर के दे दूंगा। समझे, मैंने ये आपको 2 करा लिए, देन आई विल शेयर विद यू प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम, आई विल शेयर विद यू प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ये मैं आपके साथ बाद में शेयर कर दूंगा। सो बाय डूइंग सो, ऐसे करते हुए वी कैन एक्चुअली कवर ओवर 6 चैप्टर्स। अब ये 6 चैप्टर जो हम करेंगे यहाँ पे, तो मैं बस यही चाहता हूँ कि अगर आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप 360 में से 320 लाओ, 300 लाओ, आई एम नॉट सेइंग दैट। आई वांट टू अश्योर दैट कि आपको जो चैप्टर आप करके जा रहे हो उसमें से आपका अच्छा स्कोर आ जाए। अगर आप 10 में से 6 कर रहे हो, तो उन 6 चैप्टर के अगर क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, तो आप उन्हें हैंडल कर लो, उनको आप वहां पे संभाल लो। यू शुड बी एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। 12th के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उन्हें वहां पे हैंडल कर लो, उनको आप वहां पे डील कर लो।
अगर आप इतना भी कर रहे हो ना बेटा, तभी आपका आराम से 220 235 स्कोर आपके यहाँ पे आ सकता है। तो इसको ऐसा मत लो कि अब 11 भी पढ़ना पड़ेगा। डोंट टेक इट लाइक दैट कि अरे 11th हमें पढ़ना पड़ेगा, सडनली क्या हो रहा है बीच में। स्मॉल बिट्स एंड पीसेस के अंदर अपने 11 को करो, ठीक है। अगर आपका स्कोर कम भी आता है, लेट्स से यू आर गेटिंग अ स्कोर ऑफ 200 215, लेकिन जो आपको बताया गया तो आपने किया, और मुझे दिख रहा है कि मेरे बच्चों ने वो क्वेश्चंस किए हैं जो वो पढ़ के गए थे सही से, दैट्स स्टिल अ प्रोग्रेस, दैट इज स्टिल अ ग्रोथ। वो स्टिल आपके लिए एक अच्छा प्रोग्रेस है, वो आपके लिए ग्रोथ ही है, राइट। बिकॉज सूनर और लेटर यू हैव टू गिव दिस एग्जाम जहाँ पे इलेवन का सिलेबस आएगा। ये बात आप लोग भी जानते हो कि आज से लगभग 1 साल बाद या लगभग 11 महीने के बाद यू विल हैव दिस पर्टिकुलर एग्जाम एंड विच विल बी हैविंग 11 ग्रेड का सिलेबस। तो जितना जल्दी आप वो कंडीशनिंग कर लोगे ना अपने माइंड की विद दिस सिलेबस, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। सो टेक योर टाइम। अगर लग रहा है ना किसी को नहीं सिर्फ 6 भी नहीं और मेरे से मैं 5 कर लेता हूँ या 5 कर लेती हूँ, इट्स ओके, बट आई विल स्टिल से 6 किए जा सकते हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो तो इनमें से कुछ चैप्टर तो आपके ब्रिज करिकुलम के हैं, 2 चैप्टर तो आपके यहाँ पे दिख रहे हैं आपको ब्रिज करिकुलम के, आपने बीच में यस किया। यस सर सर। 2 और कौन से चैप्टर है? क्या बेटा? 1 to 10, 1 to 10 और 2 कौन तीन से चैप्टर। चैप्टर है? और 2 चैप्टर व्हाट यू आर प्लानिंग ओवर हियर इज गोइंग टू बी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, आपको एक मिल जाएगा, एंड अदर इज गोइंग टू बी योर बायोमोलिक्यूल्स, दैट्स व्हाट वी आर थिंकिंग ऑफ, राइट। सो बट यू कैन चेंज दैट। अपेरेंटली पहले ये कर लो, टेक योर स्पेंड सम टाइम ओवर हियर, गो स्टेप बाय स्टेप, इन 2 चैप्टर्स को आप समझ लो। हाँ बेटा बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर लेकिन 11th में तो बायोमोलिक्यूल किया ही नहीं था मैंने। स्कूल में किया था नहीं किया था? स्कूल में किया था लेकिन क्या? लगाऊं मैं फोन स्कूल टीचर को? नहीं बोलो क्या था स्कूल, शाहपुर, GSSS शाहपुर। ऑलराइट मोनिका, कल होगी मीटिंग, ठीक है। Alright, so and Monica, you cannot say na only because of one chapter the complete your program is getting collapsed over here. Hardly makes any sense. So right. So in that case, Monica, I would expect that you get all the 9 chapters done in the biology, and all the chapters in physics and all the chapter in chemistry. हाँ, in that case तो फिर हमारे हिमाचल की हो चुकी एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पे काफी हाई रख सकते हैं। What do you think? नो सर। नहीं तो फिर यार, so like please don't like give us that kind of reason कि सर वो चैप्टर किया नहीं था इसलिए रह गया इसलिए स्कोर नहीं बना। प्लीज डोंट गिव सर दैट, लेकिन लाइक आपकी प्लीज। कोई रिकॉर्डिंग मतलब उस चैप्टर की आपने किसी और क्लास को मतलब करवाई होगी? द थिंग इज ना, फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन थिंग व्हिच हैव बीन गिवन टू यू राइट नाउ, राइट। यस। इसको बाद में डील कर सकते हैं, राइट। फोकस ऑन दैट एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, सिर्फ बायो नहीं करना है आपको, फिजिक्स भी संभालना है आपको और आपको केमिस्ट्री भी संभालना है, ओके। सो इफ यू एंड अप गेटिंग अ गुड स्कोर इन बायोलॉजी और अगर आपका केमिस्ट्री में अगर आप 30-40 मार्क ला रहे हो, इट डजंट मेक एनी सेंस, द होल आइडिया ऑफ नीट प्रिपरेशन कोलैप्सेस ओवर देयर। तो ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए मैं आपको 2-2 चैप्टर दे रहा हूँ बिट्स एंड पीसेस में, ताकि आप बाकी सब्जेक्ट पे आप फोकस कर सको। दैट्स व्हाई, और एल्स आई वुड हैव गिवन यू ऑल द 6 चैप्टर डायरेक्टली कि करके बैठते हैं, राइट। सो वी आर नॉट डूइंग दैट राइट नाउ, सो दैट यू कैन आल्सो फोकस ऑन योर केमिस्ट्री पार्ट, फिजिक्स पार्ट एज वेल। समझो इस बात को, राइट। यू हैव टू बी वेरी टैक्टिकल इन दिस। हाँ, 12th को लेके यू जस्ट कीप ऑन सॉल्विंग क्वेश्चन, तो आपका उसका रिवीजन आपको होता रहेगा। आई थिंक 12th बहुत चल ही रहा है अभी, तो ऐसा नहीं कि आप भूल चुके हो, राइट। इट्स नॉट लाइक इफ समवन गिव्स यू a question based on IUDs, you will not even, you will have to actually think what is the question. तो yeah, please take that into account. तो ये चीज आपको करनी है। ये आपको मैं अगर आपसे आज आपको अगर मैं आपके साथ ये क्वेश्चन शेयर करूंगा 60 क्वेश्चंस, तो सेम चीज सॉल्व करो, मेरे साथ शेयर करो, जैसे आप शेयर करते हो ना मेरे साथ, डू दैट आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन। प्लीज मेक श्योर यू शेयर दैट क्वेश्चन विद मी। सेकेंड थिंग, आपका जब मैं आपको ये दूंगा उसके 4th डे पे आई विल बी शेयरिंग विद यू द नेक्स्ट सेट्स ऑफ क्वेश्चंस, राइट। आई होप ये चीज को लेके किसी को कोई वो नहीं है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। यस सर। यस सर। किसी का कुछ सवाल था, बोलिए क्या सवाल है आपका? ओके, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं, अपनी शो नहीं। सर ग्रेड के लिए रिवीजन का सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। अनिरुद्ध वापस बोलना। अब शो हो रही है। सर अनिरुद्ध महेश क्या कह रहे थे ग्रेड के आप? लिए इसके लिए हाँ सर
very better very just wait a minute people just I hope this is something which is clear to you right now. I'm just trying to again switch back to a सही। अब आपको मेरी आवाज आ रही है यहाँ पे? भाई बताइए कुछ सवाल क्या Yes, sir. बेटा आपकी आवाज कट रही है, एक बार फिर ट्राई करिए बोलने का। तो ये उसकी अच्छा अभी अभी भी मेरी आवाज कट रही है? अभी मेरी आवाज ठीक आ रही है? ठीक आ रही है सर। सर आपकी आ रही है सही है। ठीक है ऑलराइट। तो ये हमारे यहाँ पे प्लान है। तो बाहर का प्लान सिंपल है, यहाँ पे आपका दो दो चैप्टर करके आपको यहाँ पे मिलेंगे एंड दैट इज समथिंग यू हैव टू राइट, दैट इज समथिंग यू हैव टू सॉल्व। ओके सो दिस इज समथिंग यू हैव टू डू एंड दिस गोस फॉर एवरीवन, चाहे आप हिमाचल के हो, चाहे आप उत्तराखंड के हो, चाहे आप एफआई के हो, राइट? दिस इज समथिंग यू हैव टू डू। प्लीज डोंट डू दैट कि नहीं हमें तो आता है ये सब, लाइक डोंट बी डूइंग दैट। सो प्लीज यू हैव टू डू दिस। एंड सेम चीज आपको बाकी सब्जेक्ट में भी करनी है, जो भी टीचर ने आपके साथ शेयर किया, प्लीज मेक श्योर यू डू दैट, राइट? You have to get a decent score in the 4th August वाले टेस्ट के अंदर, that's very important, so please do that। और इसको लेके कोई अगर दिक्कत आ रही है then reach out to me। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत आती है so yeah you can get back to me always। okay so let's see over here, इसको आगे बढ़ाते हैं हम यहाँ पे, hoping that कि आप लोग को मेरी आवाज आएगी। आ रही है सर। सर Right. स्क्रीन नहीं दिख रही क्या अब मेरी? नहीं सर, दिख रही है सर दिख रही है सर। दिख रही है। ठीक है, जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा एक बार लॉग इन करके लॉग आउट करके देख लो, शायद स्क्रीन दिख जाएगी। ऑलराइट सो यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या होगा, सो टोटल नंबर ऑफ जीन्स यहाँ पे हमने पता कर लिए। दीज आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आपके 3000 बेस होता है एवरेज लेंथ आपके जीन का, और डिस्ट्रोफिन वाला जो मेरा यहाँ पे जीन रहेगा इट विल हैव 2.4 बिलियन बेसेस। इसके अंदर आपको 2.4 बिलियन बेसेस आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए। ओके द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इज एस्टिमेटेड एज 30,000 जीन्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं देखने के लिए, राइट? प्रीवियस एस्टिमेट जो था उससे काफी कम है। लोगों ने पहले सोचा कि इतने सारे जीन होंगे 80,000 1,40,000 जितने होंगे, बट ऐसा नहीं है। ओके ये बात याद रखना, almost 99.9% of nucleotide bases are exactly the same in all the people। ये exactly आप यहाँ पे सेम होते हैं हर एक के अंदर। ओके हाँ जी अलजिया बताइए। सर ये डिस्ट्रोफिन वाले लाइन समझ में नहीं आई मुझे। हाँ तो डिस्ट्रोफिन वाली लाइन यहाँ पे आपको ये कह रही है कि आपका जो डिस्ट्रोफिन है ना वो आपका एक जीन है। डिस्ट्रोफिन एक प्रोटीन होता है बेसिकली, डिस्ट्रोफिन एक आपका प्रोटीन होता है, उसका जो जीन है ना वो इतना बड़ा है 2.4 मिलियन बेसिस जितना उसके लाइक न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे बड़ा जीन आपका कौन सा है आपके जीनोम के अंदर, देन यू विल से डिस्ट्रोफिन। क्यों डिस्ट्रोफिन? बिकॉज उसके जो नंबर ऑफ बेसिस है वहां पे वो है आपके यहाँ पे 2.4 बिलियन, राइट? और जो सबसे एवरेज जो लेंथ होता है जीन का वो 3000 बेस पेयर का तो होता ही है, 3000 बेसिस का तो होता ही है। सो दैट्स व्हाट इट इज बीन मेंशन फॉर डिस्ट्रोफिन। इट्स अ जीन, इट्स अ जीन व्हिच मेक्स अ प्रोटीन डिस्ट्रोफिन। किसको मालूम है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन कहाँ पे आपने पढ़ा था? किसको मालूम है? एनीवन? सर डिसऑर्डर था एक। बोलिए मोनिका, वापस बोलिए, कुछ सुनाई नहीं दिया। सर डिसऑर्डर में पढ़ा था एक। कौन से डिसऑर्डर में? सर डिस्ट्रोफी में पढ़ा था शायद कि मतलब अगर ये जीन नहीं बनेगा ना तो उससे फिर जो बॉडी होती है ना वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, शायद ऐसा कुछ था। काफी हद तक आप सही हो। मस्कुलर डिस्ट्रोफी में हमने ये पढ़ा था। यस क्या बात है, वेरी गुड। Oh, and I'm happy to see you people taking care of the doubt solving session all by yourself. Happy to see that. अच्छा nice, that's actually nice। पता है मैंने आपको ये बताया था, there is a technique called as my Feynman's technique, जिसके अंदर अगर आपको कुछ अच्छे से जानना हो you explain that thing to someone else यस in a certain way, right? आपका न्यूरल सर्किट में उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी और स्ट्रांग होती है। So yeah, that's a good thing। यू आर वेरी लाइक रन कर रहे हो अच्छे से तुम उसे, बढ़िया है। ओके द फंक्शन आर नोन फॉर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन। आपके अराउंड 50% जो आपके यहाँ पे जीन्स होते हैं
उनका फंक्शन तो अननोन है, उनके बारे में हम जानते भी नहीं, अभी भी नहीं जानते हैं कि उनका रोल वहां पे क्या है। लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर अ प्रोटीन, ये सारा आपको याद रखना है, ये सब एक बार पढ़ जाओगे आपको याद हो जाएगा। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम इज गोइंग टू कोड फॉर द प्रोटीन। रिपीटेड सीक्वेंस मेकअप अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, जो रिपीटेड सीक्वेंस आपके होते हैं वो आपका एक लार्ज पोर्शन बनाते हैं ह्यूमन जीनोम का। ये क्या होते हैं मेरे रिपीटेटिव सीक्वेंस, ये आपको मैं बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। Repetitive sequence are a stretch of DNA sequences that are repeated many times and sometimes 100 to 1000. They are thought to have no direct coding function, but they shed a light on chromosome structure, dynamics and evolution. अब ऐसे तो कुछ समझ आएगा नहीं, हम इसे यहाँ पे समझते हैं। अब देखो एक बात मेरी ध्यान से सुनना और वापस से बता देना अगर मेरी आवाज कट रही हो तो। अभी ठीक आ रही है, अभी गड़बड़ है? सर ठीक है। सर ठीक है। समझो ये आपका डीएनए है, राइट? समझो ये आपके यहाँ पे डीएनए है। अब डीएनए में क्या होता है ना, यू विल सर्टेन नंबर ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंस आपको हमें मिलेंगे डीएनए के अंदर, आपको मिलते देखने के लिए रिपीटेटिव सीक्वेंस। अब ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस की जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये सीक्वेंस है क्या? अब पता है क्या होगा, आपके डीएनए के अंदर कुछ सीक्वेंस होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं। जैसे एक सीक्वेंस आपका हो गया ATCGC, एक ये सीक्वेंस है। अब ये सीक्वेंस आपके डीएनए के अंदर मल्टीपल टाइम्स आपको मिलेगा, राइट? एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स है। अगेन इट इज गोइंग टू बी देयर, अगेन इट इज गोइंग टू बी देयर, राइट? तो ये सीक्वेंस आपका मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे आपका रिपीट हो रहा है। ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, इसको हम इवन बोलते हैं एज अ सैटेलाइट डीएनए। इसको हम इवन यहाँ पे बोलते हैं एज अ सैटेलाइट डीएनए। वी ऑल्सो कॉल इट एज अ सैटेलाइट डीएनए। अब ये जो आपका सैटेलाइट डीएनए है, द सैटेलाइट डीएनए जो आपको यहाँ पे मिल जाए देखने के लिए, ये डीएनए बेसिकली इसका जो नंबर होगा, ये जो इसके जो रिपीटेड सीक्वेंस होंगे, इनका नंबर वेरी करेगा। मतलब आप ये सोचो कि ये जो ATCGC जो मेरे यहाँ पे सीक्वेंस है, इसका नंबर लेट्स से कि अपूर्वा के अंदर इसका नंबर होगा, इस सीक्वेंस का रिपीट हो रहा होगा 10 टाइम्स हो रहा होगा, राइट? काजल के अंदर ये रिपीट हो रहा होगा, लेट्स से 100 टाइम्स हो रहा होगा, ओके? किसी और के अंदर हम देखेंगे तो उसके अंदर शायद 50 टाइम्स हो रहा होगा। सो दैट इज गोइंग टू वेरी, ये आपको यहाँ पे वेरी करेगा। तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी, ये जो आपका रिपीटेटिव सीक्वेंस आपको होता है जिसे हम कहते हैं सैटेलाइट डीएनए, ये आपका वेरी करता है। दूसरी चीज याद रखना, ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सीक्वेंस कोई प्रोटीन नहीं बनाता। इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए जिसका कोई काम नहीं होता। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ नॉन कोडिंग सीक्वेंस। ये हमेशा आपको यहाँ मिलेगा एज अ नॉन कोडिंग सीक्वेंस। दिस विल बी सीन एज अ नॉन कोडिंग सीक्वेंस। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, नहीं आ रहा तो बता देना मुझे, ठीक है? इट्स कम्प्लीटली फाइन। इसको अगर समझ आया तो बता देना। रिपीटेटिव सीक्वेंस में आपको क्या याद रखना है कि ये आपका वो डीएनए का सीक्वेंस है जहां से कोई प्रोटीन वोटीन नहीं बनता, इसको हम कहते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस। और यहाँ पे आपको कुछ सीक्वेंस होंगे, स्पेसिफिक सीक्वेंस होंगे जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट्स हो रहे होंगे, और इन्हीं सीक्वेंस को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सैटेलाइट डीएनए। वी कॉल हिम एज अ सैटेलाइट डीएनए। और इसका नंबर वेरी होगा। तो देखो मेरे अंदर भी ये सीक्वेंस होगा, आपके अंदर भी ये सीक्वेंस होगा, बट इसका नंबर वेरी करेगा। इसका नंबर यहाँ पे वेरी करेगा, एंड दैट इज द 0.1% वेरिएशन। जो हमने यहाँ पे बोला था ना कि आपका 99.9% तो हम सब सेम होते हैं, तो आपका जो 0.01% जो हम यहाँ पे अलग होते हैं ना एक दूसरे के साथ, वो इसके वजह से हम यहाँ पे अलग होते हैं, राइट? दैट इज वन ऑफ द सीक्वेंस व्हिच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये बात भी आप यहाँ पे समझो, दैट जो 0.01% जो हम एक दूसरे से यहाँ पे अलग है ना, उसका एक रीजन है आपके यहाँ पे ये सैटेलाइट डीएनए। ये सैटेलाइट डीएनए जो आपका यहाँ पे होता है, इसका जो सीक्वेंस है, ये जो आपका रिपीटेटिव सीक्वेंस आपको यहाँ मिल रहा है, इसको हम इवन कहते हैं टैंडम रिपीट। इसको हम इवन यहाँ पे बोलता है एज अ टैंडम रिपीट। ये टैंडम रिपीट जो आपके यहाँ पे होते हैं, दे आर गोइंग टू वेरी, आप वेरी करेंगे फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट? अगर मेरे में एक नंबर है तो आप में कुछ और नंबर होगा ये। सो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। दिस इज वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस। ये एक चीज आप यहाँ पे देखती है, ओके? ये हमें क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनामिक्स और एवोल्यूशन के लिए हमें हेल्प करते समझने के लिए, बट ये आपको समझना नहीं है, इस लेवल पे आप उसे समझोगे नहीं। तो बट ये स्टेटमेंट याद रखना, व्हाट इज माय रिपीटेटिव सीक्वेंस इन दिस। अब अगली चीज हम यहाँ पे देखते हैं। मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही सही से? बता दो एक बार फिर। आ रही है सर। अब ठीक है, अब क्रोमोसोम नंबर 1 जो आपका यहाँ पे, उसके अंदर आपको मिलेंगे आपके मेजॉरिटी ऑफ द जीन्स। क्रोमोसोम 1 विल हैव द मोस्ट जीन्स। इसके अंदर आपको मिलेंगे अराउंड 2968 जीन्स। तो याद रखना क्रोमोसोम 1 के ऊपर आपको इतने जीन्स मिलते हैं। और जो वाई क्रोमोसोम होता है मेल्स के अंदर, उसके पास होते हैं सबसे कम नंबर ऑफ जीन्स। सो वाई क्रोमोसोम जो मेल्स में होगा, दिस विल हैव द लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स, 231। ओके, so that will have the 231 number of genes.
So scientists have identified around 1.4 million locations where a single base DNA differences are been observed. इसे हम कहते हैं यहाँ पे as a single nucleotide polymorphism occurs in the humans. This information promised to revolutionize the process of finding chromosomal location for disease associated sequence and tracing human history. अब यहाँ पे आपको एक टर्म समझना है, what is my SNPs. यहाँ पे हम देखते हैं, या फिर मैं आपको पहले यहाँ पे समझाता हूँ. समझो एक सीक्वेंस है डीएनए का, एक समझो मैं ये अनिरुद्ध का सीक्वेंस एक डीएनए निकाल के यहाँ पे देख रहा हूँ. तो GCG राइट, ये उसका मैंने यहाँ पे सीक्वेंस देखा. अब उसके अंदर क्या क्या, चलो ओम का भी सीक्वेंस निकाल के देख लेते हैं. तो ओम का भी मैंने सीक्वेंस निकाल के, तो जब मैं उसका देख रहा था, सो आई विल फाइंड कि यू नो दैट मेजॉरिटी ऑफ द सीक्वेंस इज गोइंग टू बी सेम. बट यहाँ पे हमने कुछ चीज यहाँ पे हमने अलग बना दी. अब अगर आप यहाँ पे देख पाओगे तो दोनों का जब मैं डीएनए का स्ट्रेच देख रहा था, राइट, एक छोटा सा स्ट्रेच में देख रहा था तो सेम था, लेकिन एक लोकेशन पे आपका यहाँ पे डिफरेंस है. कौन सी लोकेशन पे? ये वाले लोकेशन पे. तो अनिरुद्ध का जो ब्लू कलर का डीएनए है उसके अंदर वहां पे एडेनाइन लगा हुआ है, और वही डीएनए के स्ट्रेच के अंदर जब हम देखते हैं हमारे ओम के अंदर, तो वहां पे आपका जो स्ट्रेच आ रहा है आपको वहां पे जी मिल रहा है. सो दैट मीन्स व्हाट, कि आपका यहाँ पे जो आपको डिफरेंस यहाँ पे मिल रहा है, इसको हम कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. इसको हम कहते हैं यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. This is called as my single nucleotide polymorphism. अब ये जो आपको यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, ये जो आपको सिंगल यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, ऐसे आपको 1.4 मिलियन लोकेशंस आपको मिलेंगे ह्यूमन जीनोम के अंदर. ऐसे आपको, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही? सर आ रही है. सर आ रही है. So you will find आपको ऐसे 1.4 मिलियन सीक्वेंसेस मिलेंगे, ऐसे SNPs आपको मिलेंगे आपके ह्यूमन जीनोम के अंदर. यही चीज आपको यहाँ पे बताई जा रही है. दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर. SNPs जो आपको यहाँ पे मिलेंगे वो आपको अराउंड 1.4 मिलियन जितने आपको ऐसे मिलेंगे आपके डीएनए में देखने के लिए. इसको हम कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. आपके एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर आपका जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो आपको यहाँ पे वेरी करेगा. दैट इज गोइंग टू वेरी ओवर हियर. हाई टर्न पे बताइए क्या सवाल है आपका. अलजिया प्लीज म्यूट योरसेल्फ. हाँ बोलिए. सर जो सेकंड वाला जो आपने येलो वाले से लिखा है उसमें देखा जाए तो सर गुआनिन के बाद आपने साइटोसिन लगाया, उसके ऊपर भी तो गुआनिन है, वो भी तो डिफरेंट हो गया ना. ये वाला, हाँ, तो इसमें अब दो आ गए यहाँ पे. लेट्स मेक दिस अच्छा है. लेट्स सी. ओके, लेट्स कीप इट सी. ठीक है, ये मेरा सी हो गया और ये मेरा यहाँ पे जी हो गया. सेम हो गया, बस यहाँ पे मेरा डिफरेंस है. ठीक है, ये हमने यहाँ पे सेम कर दिया और यहाँ पे डिफरेंस तो मल्टीप्लिकेशन हो गया. सो यू विल फाइंड ऐसे आपको कई सारे आपको वहाँ मिलेंगे देखने के लिए. सिमिलरली यू विल फाइंड नंबर ऑफ ऐसे आपके सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म आपको क्लियरली आपको देखने के लिए वहाँ पे आपको मिल सकता है. तो यही चीज आपकी यहाँ पे बताई गई है. अब इसमें भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ह्यूमन पॉपुलेशन में ये जो डीएनए सीक्वेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सब के अंदर सेम ही है, बट एक लोकेशन है जहाँ पे ये वेरी कर रहा है. एक लोकेशन के ऊपर ये वेरी कर रहा है. किसके अंदर आपका वहाँ पे एडेनाइन है, किसके अंदर आपका गुआनिन है, किसके अंदर आपका वहाँ पे थायमिन है. सो दिस बिकम्स अ क्लियर कट एग्जांपल ऑफ माय सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. ये मेरा सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का एक बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे मेरा बन जाता है. वही चीज इन्होंने यहाँ पे बोल के रखी है. इन्होंने क्या पता किया, कैसे 1.4 बिलियन लोकेशंस है जहाँ पे आपको एक सिंगल डीएनए न्यूक्लियोटाइड का वहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा. एंड दिस ऑल्सो एड्स, ये भी आपका ऐड करता है आपको जो 0.01% जो आपका वेरिएशन आपको मिल जाए ना, इसके वजह से भी आपका आ रहा है. ठीक है, इसके ये भी उसके अंदर आता है. सो दिस 0.01% का आपको डिफरेंस मिल जाए हम सबके बीच में, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एज वेल. तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो. अब मैं आपसे क्या चाहूंगा ना, मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है कि तो आप ये एक बार पढ़ जाओ और आपके जो ये नंबर्स है या जो चीज यहाँ पे लिखी हुई इसको एक बार आप देख लो. एकदम से याद नहीं होगा, यू जस्ट हैव टू रीड 2 टाइम्स और वो याद हो जाएगा आपको. दूसरी चीज आपको ये मालूम ये होनी चाहिए, कल उठ के अगर आपसे कोई पूछ रहा है दैट व्हाट इज योर सैटेलाइट डीएनए, तो आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है मेरा सैटेलाइट डीएनए. सो इफ समवन आस्क्स यू दैट व्हाट इज योर सैटेलाइट डीएनए, देन यू शुड बी एबल टू टेल देम व्हाट इज द सैटेलाइट डीएनए. इसको हम वापस से करेंगे क्योंकि अभी आपका आएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसमें भी इसका डिस्कशन होता है. ओके, ये आपको मालूम है. अगर आपसे कोई कह रहा है कि व्हाट इज योर टैंडम रिपीट, सो इट्स द सेम थिंग. इट्स द सेम थिंग. अगर आपसे कोई पूछे क्या सैटेलाइट डीएनए प्रोटीन बनाता है, तो आप क्या बोलोगे? नो सर. बिल्कुल, वहाँ आपका प्रोटीन नहीं बनाता है. सडनली क्लियर आ रही है ना आवाज मेरी? सडनली यस सर. सरप्राइज Sir? आवाज क्लियर हो गई. हाँ बोलो.
सर जो रिपीटिंग डीएनए होता है उसी को सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। हाँ हाँ, उसको हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखना कि आपको जो सैटेलाइट डीएनए जो आपका यहाँ पे होगा ना, ये आपको मिलेगा जनरली इट विल सीन नियर द सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर के पास में होता है, और यू कैन फाइंड दिस इन द टीलोमियर वाले रीजन के अंदर। उसके अलावा यू कैन ऑल्सो फाइंड इन द हेट्रोक्रोमैटिन वाले रीजन में आपको मिल जाता है, विच मेक सेंस ना, वैसे भी एक प्रोटीन तो बना नहीं रहा। और आप जानते हो, अगर आपको याद हो तो हेट्रोक्रोमैटिन वैसे भी आपका कभी प्रोटीन बना भी नहीं सकता, याद है ना, Yes, sir. हेट्रोक्रोमैटिन इज वेरी एक्टिव इन टर्म्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सो you have a heterochromatiन, टेलोमेयर, you have a centromere, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये लोकेशंस पे आपको ये सैटेलाइट डीएनए आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब पहले सच्ची बताओ कि ये सैटेलाइट डीएनए वाली बात समझ आ रही है नहीं आ रही? यस सर। यस सर। sir. याद रखना, ये कोड नहीं करता है, दिस इज नॉट गोइंग टू कोड फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोटीन, ये कोड नहीं करता प्रोटीन के लिए, और इसके मल्टीपल रिपीट्स आपको मिल जाते हैं, राइट। और ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, ऐसे कई सारे आपके होंगे, ऐसे कई सारे आपके रिपीटेटिव सीक्वेंस आपको मिलेंगे, एंड यू कैन हैव देम, यू कैन एक्चुअली हैव देम, ये आपको कोई हार्म नहीं कर रहे, ना ये कोई प्रोटीन कोड कर रहे हैं, ओके। सो दैट इज समथिंग राइट। ओके, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, पहले आप सॉल्व कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं, एक दो क्वेश्चन ही है। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग रेफर टू एज, अभी आराम से हैंड रेज कर लो इसके लिए, जस्ट क्विकली आराम से रेज योर हैंड एंड टेल मी व्हाट कैन बी द आंसर इन दिस। सो बताइए अलजिया, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। अलजिया को यहाँ पे बी लग रहा है, रानी आपको क्या लग रहा है? यस सर, ऑप्शन बी। नहीं, आपका आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पे, एक्सप्रेस जीन एक्सप्रेस एज आरएनएस, राइट। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे हमारी नई स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट करें, द स्टोरी अबाउट द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अबाउट द डीएनए। हाँ, एक ही क्वेश्चन, इसमें ज्यादा नहीं आते, लाइक सर टीलोमर के बाद क्या था? सेंट्रोमेर, टीलोमर और क्या था? हेट्रोक्रोमैटिन, ठीक है। हेट्रोक्रोमैटिन आपको वो था बेटा, जो आपका जो एक Yes, डीएनए होता है जो कंडेंस होता है, दैट इज हेट्रोक्रोमैटिन, राइट। व्हाट्स रॉन्ग विद, आई थिंक विद माय माउस, क्या? ऑलराइट, तो ये हमने यहाँ पे देखा। नाउ लेट मी डिस्कस समथिंग अबाउट द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब इसकी भी कहानी है जो थोड़ी बहुत अब आप ओवरलैप करेगी, जो मैंने आपको बताया उसके साथ भी ओवरलैप सर करेगी। काजल कुछ बोल रही है। बताइए काजल, क्या कहना चाहते हो आप? कितनी सपोर्टिव क्लास है, मुझे तुम पहले बताती हैं। अरे बाकी लोगों को स्क्रीन दिख रही नहीं दिख रही? No, काजल sir. आपको भी स्क्रीन नहीं दिख रही? हाँ बोलो। दिख रही है। सर मैंने क्लास लीव की थी, जी। ज्वाइन ही नहीं हुई, फिर उसके बाद मैंने और क्लास ज्वाइन की तो अभी भी नहीं दिख रही है। तो एक बार आई थिंक नेटवर्क का ही कंसर्न है, क्योंकि अगर बाकी बच्चों को दिख रही है ना बेटा, तो दैट विल बी अ थिंग। सो एक बार फिर ट्राई करो लॉग आउट करके लॉग इन करने का, एंड लोकेशन चेंज कर लो एक बार, या फिर एक बार इंटरनेट बंद करके चालू कर लो। दिस इज जनरली व्हाट वी डू एंड इट वर्क्स। सो एक बार ट्राई करो बेटा, हो जाएगा शायद से। लेकिन बाकी लोगों को दिख रही है ना स्क्रीन, नहीं दिख रही? दिख रही है सर। हाँ तो बेटा वो नेटवर्क का इशू है बेटा, एक बार ट्राई कर लो। व्हेन वी डिस्कस अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो आप एक नॉर्मल फिंगरप्रिंटिंग तो आप यहाँ पे जानते हो, राइट? यू नो व्हाट इज द नॉर्मल फिंगरप्रिंटिंग। और नॉर्मल फिंगरप्रिंट्स की वजह से आप क्रिमिनल्स को भी पकड़ सकते हो, ये बात भी आपको मालूम होगी ऑब्वियसली, राइट? सो यू हैव यस सर। फिंगरप्रिंट, राइट? वो रह जाता है ना चाकू के ऊपर निशान। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू ऑलवेज वेयर ग्लव्स और एटलीस्ट यूज अ हैंकरचीफ। सो दिस नॉर्मल फिंगरप्रिंट इज समथिंग, बट इसको हम सर्जिकली चेंज कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर किसी को फिंगरप्रिंट अपने चाहिए तो सर्जिकली चेंज किए जा सकते हैं, राइट? तो इसको लाइक वी कैन नॉट यूज ऑलवेज, लाइक इससे हम एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को हम लाइक वो डिकोड नहीं कर सकते हैं। बट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर हम क्या करेंगे, दैट कैन बी डन। सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर हम यहाँ पे डीएनए के फिंगरप्रिंट्स, लाइक अब मैं समझाऊंगा इसमें करा क्या जाता है, जिसके थ्रू आप कभी भी इसमें गलती नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर तो आप लाइक यू कैन डू दिस नॉर्मल फिंगरप्रिंट्स को तो लाइक आप अल्टर कर सकते हो। अगर ह्यूमन की अगर आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करें तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये हर एक सेल के अंदर आपका सेम रहेगा, दिस विल रिमेन द सेम इन ऑल द सेल। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो टेक्निक है जिससे हम एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को हम लाइक समझ सकते हैं, जान सकते हैं, या इट विल बी स्पेसिफिक टू ऑल द इंडिविजुअल्स, हर किसी का डीएनए फिंगरप्रिंट अलग होगा।
अब ये जो आपका टेक्निक होता है ये जनरली यूज किस लिए किया जाता है? सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैन बी यूज एट अ क्राइम सीन पे इसको यूज किया जा सकता है, राइट? ये टेक्निक को यूज किया जाए अगर कोई क्राइम सीन होता है वहां पे यूज किया जा सकता है, या फिर आप इसे यूज कर सकते हो फॉर द पैटर्निटी टेस्ट के लिए। यू कैन यूज इट फॉर अ पैटर्निटी टेस्ट के लिए। पैटर्निटी टेस्ट क्या होता है सर? बेसिकली इफ समवन वांट्स टू नो हु इज द फादर ऑफ अ चाइल्ड, राइट, सो गो फॉर अ पैटर्निटी टेस्ट। तो उसके अंदर आप इसको यूज करते हो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को, राइट? दैट्स व्हेन यू आर गोइंग टू यूज इट। ओके, अब इसका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। देखो, इसमें पहली आराम से कहानी को सुनो, आपको समझ आएगा, बिकॉज इट हैज थोड़ी सी लेंदी स्टोरी है, तो थोड़ा ध्यान देना। आप लोग जानते हो दैट 99.9% डीएनए हम सबका यहाँ पे है सेम अमाउंट ऑफ डीएनए, same for human population, right? The difference is going to be for 0.01%. Percent is going to be this is the basis of DNA fingerprinting. ये जो 0.01% आपका यहाँ पे है ना, इसको यूज करके ही हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। इसकी वजह से आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपके यहाँ पे किया जाता है। ओके, बाकी सारा डीएनए तो आपके यहाँ पे सेम हो गया, लेकिन ये आपके यहाँ पे वेरी करता है। दिस अमाउंट ऑफ डीएनए इज गोइंग टू वेरी, और इसको ही हम यहाँ पे यूज करते हैं। दिस इज द वन विच विल बी यूजिंग टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर पर्सन, या इससे ही हमें अपनी एक इंडिविजुअल पहचान मिलती है इसके वजह से, इस चेंज के, इस डिफरेंस की वजह से, राइट? So this is going to be always going to be different. This is going to be different in all individuals. So this will be different in every individual. सर बताइए। सिर्फ 0.01% का इतना माइन्यूट सा डिफरेंस क्रिएट कर देता है सब ह्यूमंस में। Yes. Minute तो इसलिए लग रहा है क्योंकि the amount of DNA in nitrogen bases you have ना is very high. उसमें 0.01% is still a good number. But yeah, that's the only difference we have within ourselves. बाकी पूरा हमारा जेनेटिक कोड हमारा सेम है, बस यही हमारे यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, ऑलराइट। वो आपको यहाँ पे समझना ये है कि ये आपका डिफरेंस है और यही आपका बेसिस है यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने का। अब आप अगर किसी का अगर आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना हो तो आप पूरा जीनोम का सीक्वेंसिंग आप नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, एक तरीका ये है कि आप पूरा डीएनए का सीक्वेंसिंग यहाँ पे करो। आप दो डीएनए आपका यहाँ पे द होल डीएनए, और उसका आप यहाँ पे कर रहे हो अपना यहाँ पे सीक्वेंसिंग आप करो, और ये करके आप पता लगाओ कि क्या डिफरेंस है अपूर्वा के डीएनए में और अक्षरा के डीएनए में, राइट? लेकिन दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट पॉसिबल। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? इट इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव। ये आपका जो तरीका यहाँ पे होगा, इट इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, एंड दिस विल बी टाइम कंज्यूमिंग। तो ये तो आप कर नहीं सकते कि आपने दो लोगों के डीएनए निकाले, आपने उसका पूरा सीक्वेंसिंग किया और फिर बताया कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सो दैट इज समथिंग यू डोंट वर्क ऑन। तो आप करते क्या हो? बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस प्रिंसिपल पे काम करता है, क्या चीजों का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा? तो अब आपको याद रखना है यहाँ पे दैट ओवर हियर विल बी यूजिंग द रिपीटेटिव सीक्वेंस। यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे रिपीटेटिव सीक्वेंस के बारे में। रिपीटेटिव सीक्वेंस जो आपके यहाँ पे होते हैं, इनको हम यहाँ पे इवन बोलेंगे एज अ, जस्ट वेट मिनट, इनको हम इवन यहाँ पे बोलेंगे एज अ टैंडम रिपीट्स। इनको हम इवन बोल सकते हैं यहाँ पे एज अ टैंडम रिपीट्स। और ये हम सब के अंदर वेरी करेंगे, ये सब हमारे अंदर यहाँ पे वेरी करेंगे। अब ये जो रिपीट्स आपके हमें मिल जाते हैं, द रिपीट्स विल गेट ओवर हियर, लाइक यू हैव दिस, लेट्स से ATG AC, राइट? ऐसा अगर मैं कोई सीक्वेंस बनाता हूँ तो इसके आपको मल्टीपल रिपीट्स आपको मिल जाएंगे। अब ये बात मैं अभी आपको 2 मिनट पहले आपको बताई थी कि ये जो आपको सीक्वेंस में बना के दिखा रहा हूँ, दे आर ऑल माय नॉन कोडिंग सीक्वेंस, दे आर ऑल माय नॉन कोडिंग सीक्वेंस, राइट? और इनको हम इवन यहाँ पे कहते हैं एज अ सैटेलाइट डीएनए। वी आल्सो कॉल देम एज अ सैटेलाइट डीएनए। इनको हम इवन बोलेंगे यहाँ पे एज अ सैटेलाइट डीएनए। हम लोग क्या करेंगे ना, अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो वी वोंट बी स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर, हम उसी क्लास में हमारा रेप्लिकेशन का रिवीजन कर लेंगे, ठीक है? सो इन दैट वे यू विल फाइंड कि आपका रेप्लिकेशन का जो रिवीजन होना का बाकी था ना, उसके अंदर ही हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय सैटेलाइट डीएनए। अब एक चीज आप यहाँ पे समझो,
ये हमने यहाँ पे देख लिया कि आपके रिपीटेड सीक्वेंस आपके होते हैं, उसे हम कहते हैं सैटेलाइट डीएनए, दे आर द वन हम जिसे यूज करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है कि अगर मैं सेंट्रीफ्यूज करता हूँ, याद है हमने किया था एक्सपेरिमेंट मेसेल्सन एंड स्थाल वाला, यस टेस्ट ट्यूब में सेंट्रीफ्यूज करते थे, सीसियम क्लोराइड के साथ करते थे सेंट्रीफ्यूज। यस सर। तो यहाँ पे भी जब आप सेंट्रीफ्यूज करते हो डीएनए का, जब आप सेंट्रीफ्यूज करते हो तो याद रखना आपका जो मेन डीएनए होता है, मेन डीएनए वो तो आपको यहाँ पे ऐसे आपको बीच में उसके ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे। अगर मैं सेंट्रीफ्यूज करूंगा ना तो आपका जो मेन डीएनए होगा, राइट, मेजर जीनोम जो आपका, वो आपको ऐसे बीच में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो यू हैव अ मेजर जीनोम, यू विल हैव अ मेजर जीनोम जो आपको ऐसे बीच में आपको मिल जाएगा। लेकिन आपका जो दूसरे दो बैंड्स अगर आपको यहाँ पे दिखेंगे ना, कुछ आपको छोटे मोटे बैंड्स आपको और भी दिख जाएंगे। एक बैंड आपको यहाँ पे ऐसे ऊपर दिख जाएगा और एक बैंड आपको यहाँ पे ऐसे नीचे दिख जाएगा। ये जो बैंड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दीज बैंड्स आर माय सैटेलाइट डीएनए, दे आर कॉल्ड एज माय सैटेलाइट डीएनए। ये सर दो बैंड्स अलग अलग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, दैट इज समथिंग अगेन यू वोंट अंडरस्टैंड, इट वेरीज ऑन द बेसिस ऑफ द एडेनाइन है वहां पे ज्यादा, थायमिन वहां पे ज्यादा है, ग्वानिन ज्यादा है, साइटोसिन ज्यादा है, उस पर वो वेरी करता है। बट अगेन वी डोंट हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग राइट नाउ। बट आपको ऐसे सैटेलाइट डीएनए के आपको दो अलग अलग बैंड आपको यहाँ पे दिख जाते हैं, ठीक है। और जब भी मैं बात करूंगा सैटेलाइट डीएनए के बारे में इस तरीके से, आपको पहली चीज याद रखनी कि ये जो मेरा डीएनए होगा इसके अंदर मुझे मिलेंगे मेरे रिपीटेटिव सीक्वेंस। अब कोई मुझे वापस से बताओ कि ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है मुझे कौन से लोकेशन पे मिलता है आपके क्रोमोसोम के अंदर? राइट, इन तीन लोकेशंस के ऊपर मुझे मेरा सैटेलाइट डीएनए हमेशा मुझे वहां पे मिलेगा। अब जब मैं बात करता हूँ सैटेलाइट डीएनए के बारे में, जो एक रिपीटेटिव सीक्वेंस मेरा वहां पे होता है, तो इसके आपको इसकी दो कैटेगरीज होती है। सो वी डिस्कस अबाउट द सैटेलाइट डीएनए, राइट। इसके अंदर आपको दो कैटेगरीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी एंड दोज कैटेगरीज आर गोइंग टू बी, एक आपका यहाँ पे होगा आपका मिनी सैटेलाइट, और दूसरा आपका यहाँ पे होगा माइक्रो सैटेलाइट। तो सैटेलाइट डीएनए आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपके मिनी सैटेलाइट, दूसरा आपका यहाँ होता है माइक्रो सैटेलाइट। क्या फर्क होता है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो आपका मिनी सैटेलाइट आपका यहाँ पे होगा ना, इसका जो सीक्वेंस होगा, इसका जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होगा, उसका साइज होगा अराउंड 10 to 100 बेस पेयर, इसका ये साइज होता है। और जो माइक्रो सैटेलाइट मेरा यहाँ पे होगा, इसका साइज होगा लेस देन 10 बेस पेयर, इसका साइज होगा लेस देन 10 बेस पेयर। तो ये बात आप यहाँ पे रखना कि ये सैटेलाइट के अंदर आपको ये दो मिल जाता है, आपको एक मिलता है आपको मिनी सैटेलाइट, एक आपको मिलता है माइक्रो सैटेलाइट। सो मिनी सैटेलाइट का जो सीक्वेंस होता है उसका थोड़ा बड़ा साइज होता है कंपैरेटिवली, बट माइक्रो सैटेलाइट आपके काफी छोटे होते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है, दिस इज आल्सो वन थिंग यू हैव टू नो। और अगर आप सेंट्रीफ्यूज करते हो डीएनए के अंदर, देन यू विल फाइंड कि आपका सैटेलाइट डीएनए आपको अलग से मिल जाता है। यू विल फाइंड सैटेलाइट डीएनए का जो बैंड होता है ना, वो आपको वहाँ पे अलग से आपको मिलेगा देखने के लिए, and that is because of the different amount of AT rich and GC rich sequence, तो उससे वो आपको मिल जाता है। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे अलग से याद रखनी है, this is one thing you have to know in this, okay? तो ये हो गया आपका यहाँ पे सैटेलाइट डीएनए। इतना हमने यहाँ पे पता कर लिया कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब हम एक टर्म समझते हैं। एक टर्म आपका यहाँ पे होता है, there is polymorphism in the repetitive sequence। आपको मिलेगा देखने के लिए polymorphism। अच्छा एक बात बताओ, आवाज मेरी आ रही क्लियरली या नहीं आ रही? आ रही है। बोलो बेटा बोलो, कोई किसी को तो दिक्कत है ही, किसी को तो है ही है, बताइए कौन है, बोलिए। Woman has a concern। नहीं हो रही है। नहीं हो रही, ठीक है। सो पॉलीमॉर्फिज्म इज रिपीटेड सीक्वेंस। अब पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल टाइप्स, मल्टीपल वेरिएंट्स, राइट, या मल्टीपल टाइप्स आई वुड से, राइट। पॉली मतलब मेनी, राइट, मॉर्फ मतलब वेरिएंट। सो पॉलीमॉर्फिज्म इन रिपीटेड सीक्वेंस का मतलब यहाँ पे ये होता है। अब ये मैं आपको जो पहले बता चुका हूँ वही चीज मैं आपको यहाँ पे और रिपीट करूंगा। अगर आपके पास कोई एक सीक्वेंस है, अगर समझो ये आपका यहाँ पे एक सीक्वेंस आपको यहाँ पे मिल रहा है जो आपका रिपीट हो रहा है, जो आपका मल्टीपल टाइम्स आपको यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो आपको याद हमेशा ये रखना पड़ेगा कि इसका नंबर वेरी करेगा, इसका नंबर हर एक इंडिविजुअल के अंदर आप यहाँ पे वेरी करेगा, और उसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पॉलीमॉर्फिज्म।
दैट इज ओनली कॉल्ड एज माय पॉलीमॉर्फिज्म। दैट मींस कि किसी के अंदर ये 10 होगा, किसी के अंदर ये 20 होगा, और इसके वजह से ही यूजिंग दिस आइडिया या यूजिंग दिस अंडरस्टैंडिंग आई कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई अ पर्सन। इसके बेसिस पे मैं पता लगा सकता हूँ कि किसका कौन पर्सन क्या है, मतलब आई कैन नो द इंडिविजुअलिटी ऑफ द पर्सन कैन बी नोन यूजिंग दिस। तो ये सीक्वेंस का नंबर वेरी करेगा। सो यू कैन फाइंड वन पर्सन माइट हैव, इसके जो नंबर होंगे वो उसके पास होंगे 15, अदर पर्सन माइट हैव द नंबर इज गोइंग टू बी योर समथिंग एल्स, अदर पर्सन, योर पर्सन बी माइट हैव नंबर गोइंग टू बी 100। तो ये आपका वेरी करता है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। सो नंबर यहाँ पे वेरी कर रहा है ना, इसको भी हम यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे बोलेंगे। तो एक ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नो। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारी जो टेक्निक्स है, पॉलीमॉर्फिज्म हमने यहाँ पे देख लिया, या हमने सैटेलाइट डीएनए जो हमने यहाँ पे देख लिया, इसको, इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, या कैसे इसे मैं यूज कर सकता हूँ ताकि मैं पता लगा सकूं कि ये ही इज अ फादर ऑफ अ चाइल्ड और ही इज अ पर्सन हु हैज एक्चुअली he has like done the crime। वो पता लगाने के लिए मैं इसे कैसे यूज कर सकता हूँ वो यहाँ पे समझते हैं। तो पहले तो आपको ये टर्म्स याद रखने हैं। अगर आपको ये टर्म्स यहाँ पे समझ आ रहे हैं देन आगे की चीज समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले बताओ कि ये सारी चीज आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, यस सर। राइट। अब देखो यहाँ पे होता क्या है। अब इसके अंदर आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, द व्हाट यू विल फाइंड ना, कि अगर आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है तो पहली चीज की ये टेक्निक डेवलप की थी आपकी एलेक्स जेफरी ने। So Alex Jeffrey was a person जिन्होंने ये आपकी टेक्निक यहाँ पे डेवलप की थी। So Alex Jeffrey was a person जिन्होंने ये टेक्निक आपके यहाँ पे डेवलप की थी, यानी फिंगरप्रिंटिंग वाली। अब जब एलेक्स जेफरी ने आपकी टेक्निक यहाँ पे डेवलप की थी तो इसमें ये लोग करते क्या थे, व्हाट दे यूज्ड टू डू ओवर देयर। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीजों को आप यहाँ पे ध्यान दो। पहला स्टेप आपका यहाँ पे ये होगा दैट जब आप बात करते हो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, द फर्स्ट स्टेप हियर इज गोइंग टू बी योर आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, इसका मतलब डीएनए को निकालना। ठीक है, वो आप लोग स्कूल में भी करते हो ना वैसा। सो थोड़ा बेटर तरीके से आइसोलेशन करते हैं डीएनए का। सो फॉर एग्जांपल ये आइसोलेशन डीएनए में किस में से कर सकता हूँ, अज्यूम करते हैं कि एक क्राइम सीन है, क्राइम सीन पे आप जाते हो एंड देयर इज अ पर्सन हु हैज डाइड ओवर देयर एंड आवाज कटने लगी वापस से, सबके लिए कट रही है? नो सर। ठीक है, ऑलराइट। सो जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे आइसोलेशन डीएनए के बारे में, तो आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि आप ये डीएनए कहाँ से निकालोगे। सो दिस डीएनए विल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ ब्लड सैंपल या हेयर या नेल्स, राइट। कहीं से भी आप ये डीएनए का सैंपल आप यहाँ पे निकाल सकते हो। ओके, सो दिस आइसोलेशन ऑफ डीएनए कैन बी डन फ्रॉम either from your blood, either it can be done from the hair, either it can be also done from the saliva। ठीक है, तो कहीं से भी आप यहाँ अपने डीएनए को आप आइसोलेट कर सकते हो। अब समझो आपने डीएनए को आइसोलेट कर लिया, समझो आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए को निकाला है। समझो मेरी यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आई हैव टेकन आउट द डीएनए। सो आई हैव टेकन आउट माय डीएनए इन दिस टेस्ट ट्यूब, राइट। ये मेरा पूरा डीएनए यहाँ पे निकल चुका है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे ना, जब आपका डीएनए यहाँ पे निकल चुका है टेस्ट ट्यूब के अंदर, सेकेंड स्टेप आपका यहाँ पे होगा इस डीएनए को ब्रेक करना पीसेस के अंदर। सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल यूज द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एज एंजाइम। यहाँ पे मैं एक एंजाइम यूज करूंगा जिसका नाम होगा आपका यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपका यहाँ पे एंजाइम है और इस एंजाइम को इस्तेमाल करके, यूजिंग दिस एंजाइम, इस एंजाइम को मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा और इसको इस्तेमाल करके मैं क्या करूंगा, ये डीएनए को ब्रेक करेगा। इट विल ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स, इट विल ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स। ये डीएनए को ब्रेक करेगा फ्रेगमेंट्स के अंदर। क्या मेरी आवाज आप सबको यहाँ पे आ रही है? यस सर, यस सर। ठीक है, सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मैंने यहाँ पे एंजाइम यूज किया और उससे क्या करूंगा, मैं अपने डीएनए को यहाँ पे ब्रेक करूंगा, उसके फ्रेगमेंट्स कर लूंगा। तो समझो मैंने एंजाइम डाला डीएनए के अंदर, तो कुछ टाइम के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, मेरे डीएनए के यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे फ्रेगमेंट्स बन चुके होंगे। सो आई विल हैव स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स मुझे यहाँ पे डीएनए के मिल जाएंगे। मिल गए आपके डीएनए के फ्रेगमेंट्स, आपको यहाँ पे मिल गए। दीज आर माय डीएनए फ्रेगमेंट्स, राइट। अब जब मुझे डीएनए फ्रेगमेंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, उसके बाद मैं अपना थर्ड चीज करता हूँ। आई विल डू द थर्ड स्टेप ओवर हियर, जिसको हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो जो मैं थर्ड स्टेप यहाँ पे रन करूंगा, द थर्ड स्टेप व्हिच आई विल रन
इज कॉल्ड एज माय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये आप अभी नहीं सीखोगे, ये जो इवेंट आपको मैं बता रहा हूँ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, ये आप सीखते हो बायोटेक वाले चैप्टर में, तो अभी बस ये नाम याद रखना। नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी माय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक आपका टेक्निक होता है, वो हम यहाँ पे रन करेंगे, राइट। जब हमने ये टेक्निक हमारे यहाँ पे रन करेंगे ना, तो आप ऐसा समझो कि एक लंच बॉक्स जैसा छोटा सा स्क्वायर सा बॉक्स होगा, उसके अंदर आपके सारे डीएनए फ्रेगमेंट आपके अलग हो चुके होंगे, उसके अंदर सारे डीएनए फ्रेगमेंट आपके यहाँ पे लग चुके होंगे और वो साइज के बेसिस पे अलग होंगे। मतलब समझो कि मेरा वो बॉक्स है छोटा सा, जिसमें ये मैंने रन किया था ये टेक्निक को, तो आप ऊपर से देख रहे हो और आपको यहाँ पे ऐसे आपका डीएनए आपको यहाँ पे मिलेगा। So your DNA fragments can be seen over here, ऐसे आपको डीएनए फ्रेगमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे लगे हुए। वापस बता रहा हूँ, ये टेक्निक आप सीखते हो जब आप बायोटेक का चैप्टर सीखोगे, तब आपको ये पता चलेगी। अभी आपको ये टेक्निक को सिर्फ नाम की तरह याद रखना है। दैट फर्स्ट स्टेप इज माय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करने के बाद अगली चीज हम यहाँ पे क्या करते हो, आपका डीएनए है डबल स्टैंडर्ड। इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को आपको करना है यहाँ पे ब्रेक। आपका डीएनए आपका अभी है यहाँ पे आपका डबल स्टैंडर्ड, और उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को आपको यहाँ पे करना है ब्रेक। तो अब मैं फोर्थ स्टेप यहाँ पे क्या करूंगा, आई विल यूज सम एल्कलाइन केमिकल्स। चौथे स्टेप पे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई विल बी यूजिंग सम एल्कलाइन केमिकल्स। कुछ मैं यहाँ पे एल्कलाइन केमिकल्स में यहाँ पे यूज कर लूंगा। और इन एल्कलाइन केमिकल्स को यूज करने के बाद, इनको यूज क्यों किया जा रहा है, टू सेपरेट द टू स्ट्रैंड, टू सेपरेट टू स्ट्रैंड्स, दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने के लिए इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो जैसे मैं अल्कलाइन केमिकल्स को यहाँ पे यूज करता हूँ, तो इसमें होगा क्या मेरा, दैट मेरे जो दोनों स्ट्रैंड्स है आपके यहाँ पे, वो दोनों यहाँ पे अलग हो जाएंगे। सो बोथ द स्ट्रैंड्स ओवर देयर विल गेट सेपरेटेड ओवर देयर। तो मेरे यहाँ पे दो स्ट्रैंड मेरे यहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं। तो अगर मेरा डीएनए का ये स्ट्रैंड है, दोनों जुड़े हुए हैं, तो केमिकल्स यूज करने के बाद इनके बीच की जो बॉन्डिंग होगी वो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी, एंड दोनों स्ट्रैंड जो मेरे यहाँ पे हैं वो अलग हो जाएंगे। So both the strands will get separated. ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है, स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पे क्या किया स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक अभी तक। यस सर। टेंशन मत पालिए, ये आपको करना नहीं है खुद से, आपको स्टेप्स याद रखने हैं यहाँ पे, राइट। यू जस्ट हैव टू नो द स्टेप्स ओवर हियर। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, देन यू हैव टू रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपको यहाँ पे डालना है। उसको डालेंगे तो क्या होगा, आपके डीएनए को हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे फ्रेगमेंट्स के अंदर। फ्रेगमेंट में डीएनए जब हमें यहाँ पे मिल गया, फिर मैं करता हूँ टेक्निक एक रन, जिसको मैं कहता हूँ यहाँ पे एज अ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। वो रन करने के बाद मेरा डीएनए स्ट्रैंड मुझे एक लंच बॉक्स जैसे छोटे डब्बे के अंदर, लाइक आई कैन सी देम, ऑल द स्ट्रैंड्स विल बी सेपरेटेड। ये सारे मेरे डीएनए स्ट्रैंड्स, दे आर ऑल माय डीएनए। अब ये मेरे डीएनए के जो मेरे यहाँ पे स्ट्रैंड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे हैं मेरे यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड। अब इनको हमें यहाँ पे ब्रेक करना होगा, और ब्रेक करने के लिए मैं यहाँ पे डालूंगा कुछ यहाँ पे अल्कलाइन केमिकल्स। अल्कलाइन केमिकल्स में यहाँ पे डालूंगा ताकि मेरे ये दो स्ट्रैंड मेरे यहाँ पे अलग हो जाए। सो दिस टू स्ट्रैंड्स नाउ विल बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अब जैसे मेरे यहाँ पे दो स्ट्रैंड अलग हो गए, अब मुझे क्या करता हूँ ना, अब मेरा आप नेक्स्ट स्टेप आप यहाँ पे समझो कि जब मैंने यहाँ पे अपने दो स्ट्रैंड्स यहाँ पे मैंने अलग कर लिया, तो ये जितने मेरे यहाँ पे स्ट्रैंड्स हैं ना डीएनए के, इनको मैं ट्रांसफर करूंगा। सो नाउ दीस स्ट्रैंड्स, द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, I would say these strands, this will be my step number 5. Step number 5 मेरे यहाँ पे होगा strands of DNA. Your strands of DNA are transferred to nylon sheet. नायलॉन शीट, या मैं कह सकता हूं उसको इवन एज अ नाइट्रोसेलुलोज शीट के ऊपर मैं उसे वहां पे ट्रांसफर कर सकता हूं। नाइट्रोसेलुलोज शीट के ऊपर मैं उसे वहां पे ट्रांसफर करूंगा। ये होगा स्टेप नंबर 5। थोड़ा एडवांस तरीका है, आपको कुछ चीजें आपको यहाँ पे नहीं सुनने में मिल होगी, इसलिए आपको ये टेक्निक बस आपको याद रखनी है। याद मतलब आपको स्टेप्स याद रखने हैं, इससे भी बहुत डिटेल क्वेश्चन नहीं आता, बट जो इनसाइड में स्टेप्स लिखे वो आपको वहां पे याद रखना है कि आपने इन स्ट्रैंड्स को आप ट्रांसफर हो कहाँ पे, नायलॉन शीट के ऊपर या नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर या शीट के ऊपर, आप वहां पे ट्रांसफर कर दोगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, दे हैव मेंशन दिस थिंग, देख लो यहाँ पे हमने जो मेंशन किया स्टेप्स यहाँ पे देख लो। पहला होगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डायरेक्शन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, एंड देन ट्रांसफरिंग ऑफ द ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज अ नाइट्रोसेलुलोज एंड नायलॉन।
ठीक है। तो यहाँ पे एक जो स्टेप इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हो, लेकिन जो आपको यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे हमने डाला था हमारे यहाँ पे अल्कलाइन केमिकल, और वो डालने के बाद हम यहाँ पे हमारे 2 स्ट्रैंड्स को यहाँ पे अलग करते हैं। सो आई यूज द अल्कलाइन केमिकल एंड यहाँ पे 2 स्ट्रैंड्स जो मेरे यहाँ पे थे, the 2 strands which I were having, they were separated। ये चीज याद रखना, 2 strands are separated, क्योंकि इसके बगैर आप आगे वाला स्टेप आप यहाँ पे नहीं कर सकते। क्या पहले 4 स्टेप आप सबको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, यस सर। अब यहाँ से जो चीज होगी ना वो थोड़ा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। नाउ व्हाट आई हैव टू डू ना, आई हैव टू, अगर समझो मैं एक सीक्वेंस, एक सैटेलाइट डीएनए जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। समझो कि मेरा टारगेट है एक सैटेलाइट डीएनए जिसका नाम है आपका यहाँ पे लेट्स से ACCGCG। ये मेरा वो सीक्वेंस है, इसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। दिस इज अ सीक्वेंस जिसको मैं कर रहा हूँ टारगेट, इसको मैं ढूंढ रहा हूँ। ये है मेरा यहाँ पे क्या, इट इज माई सैटेलाइट सीक्वेंस, इट इज माई सैटेलाइट डीएनए का सीक्वेंस है ये, इट इज माई सैटेलाइट डीएनए का एक सीक्वेंस है यहाँ पे। अब अगर मैं इसे यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ तो मुझे बताइए, कोई आप में से मुझे हैंड रेज करके बताइए कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में क्या बनाऊंगा ताकि मैं इसको पकड़ सकूं। अगर ये मेरा एक सिंगल स्ट्रैंड है मेरा सैटेलाइट डीएनए का, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मुझे यहाँ पे कौन सा बनाना चाहिए? हैंड रेज करके बताना पड़ेगा आपको, ऐसे तो बता नहीं पाओगे आप लोग, हैंड रेज करना पड़ेगा। बताइए तमनप्रीत, क्या बनाएंगे हम यहाँ पे? सर वो थायमिन मतलब TGG CG and sorry CG and C, ठीक है। तो ये मेरा होगा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ये आपको बनाना होगा। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, ये जो आप स्ट्रैंड जो आप यहाँ पे बना रहे हो ना TGGCGC वाला, ये जो स्टैंड आप यहाँ पे बना रहे हो, ये स्टैंड आप बनाओगे लैब के अंदर। सो दिस स्टैंड विल बी मेड इन द लैब। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ VNTR प्रोब, इसको हम बोलेंगे एज अ VNTR प्रोब। VNTR स्टैंड्स फॉर माय वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। सो इट इज कॉल्ड एज माय VNTR प्रोब। अब प्रोब मतलब क्या? अब ये बात आप यहाँ पे समझो कि मुझे ये जो स्ट्रैंड है ना, टारगेट स्ट्रैंड, इसको मुझे पकड़ना है। अगर मैं इसको पकड़ना चाहता हूं तो मुझे पकड़ने के लिए मुझे एक इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना पड़ेगा जो मैं लैब में बनाऊंगा, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आप लैब में क्यों बना रहे हो? उसके पास तो वैसे ही वो स्टैंड था पहले से, उसको यूज कर लेते हैं। मैं लैब में उसे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये जो प्रोब होगा ना, इसके ऊपर लगा होगा रेडियो एक्टिविटी, इसके ऊपर लगी होगी मेरी, इट विल बी रेडियो एक्टिव। ये होगा आपका रेडियो एक्टिव, और इस रेडियो एक्टिव प्रोब को मैं यूज करूंगा ताकि ये जाके उसके साथ जाके चिपक जाए। अब आप सोचो, अगर ये रेडियो एक्टिव प्रोब जाके इस स्टैंड के साथ जाके अगर अटैच कर गया तो मैं उसे इजीली देख पाऊंगा क्योंकि रेडियो एक्टिविटी शो करेगा वहां पे। समझ आ रही है मेरी बात? सो दैट इज व्हाई लैब के अंदर मैंने लैब के अंदर VNTR यहाँ पे बनाया, एक प्रोब बनाया विच विल बी कॉम्प्लीमेंट्री किसके, विच विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द टारगेट सैटेलाइट डीएनए। ये मेरा होगा कॉम्प्लीमेंट्री टू द टारगेट सैटेलाइट डीएनए, और ये जो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड मैंने यहाँ पे बनाया, इट इज गोइंग टू बी हैविंग द रेडियो एक्टिविटी, इट इज गोइंग टू बी रेडियो एक्टिव। और फिर मैं क्या करता हूँ, अब जो नायलॉन शीट जो मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है ना पूरे डीएनए को, उसके ऊपर ये प्रोब को मैं छोड़ देता हूँ, मतलब उसको वहां पे मिक्स कर देता हूँ। जितने मैंने यहाँ पे प्रोब बनाए होंगे ना ये वाले, उनको मैं वहां पे मिक्स कर दूंगा। मैं वहां पे उनको मिक्स इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो जाके अटैच हो जाए मेरे उस स्टैंड के साथ जिसको मैं ढूंढना चाहता हूँ। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, यस सर। पक्का सबको आ रही है बात समझ में? बता दो, नहीं आ रही समझ में बता दो, इट्स नॉट क्लियर टू यू बता दो। मैं आगे नहीं बढ़ रहा, मैं इसे खत्म नहीं कर रहा, मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ ताकि आप इतना तो पढ़ो, रीड दिस मच अमाउंट ऑफ थिंग। सो एस्ट्रोलॉजी ऑफ डीएनए आपने यहाँ पे किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को आपने यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे वी हैव डन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अल्कलाइन केमिकल यूज किया हमने यहाँ पे, स्ट्रैंड्स को हमने यहाँ पे सेपरेट किया, वी हैव डन दैट। एंड देन वी हैव योर 2 स्ट्रैंड्स जो हमने यहाँ पे सेपरेट किए थे, इनको आप डाल देते हो आपके नायलॉन शीट के ऊपर, राइट? यू ऐड देम ऑन अ नायलॉन शीट। आई ट्राई टू शो यू अ रियल पिक्चर ऑफ दिस टेक्निक, एक बार आपको दिखाऊंगा ताकि थोड़ा सा आप इमेजिन कर पाओ। एंड देन यू हैव, अब आपने क्या किया, अब आपको टारगेट करना है एक सैटेलाइट स्टैंड को, और आप जानते हो कि आपको क्या टारगेट करना है। सो आप उसका बनाओगे एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड जिसे हम बोलेंगे VNTR प्रोब, एंड दैट VNTR प्रोब इज गोइंग टू बी हैविंग द रेडियो एक्टिविटी, और फिर आपको उसे वहां पे मिक्स कर दोगे। सो विल बी मिक्सिंग दैट थिंग ओवर देयर, राइट? सो दैट इज समथिंग वी विल बी डूइंग इन दिस। तो ये चीज आपको इसके अंदर इस तरीके से ऐड करनी है। दिस इज द फर्स्ट थिंग, दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। इतने स्टेप्स यहाँ पे ऐड रखो पहले तो, फिर हम बाकी के स्टेप्स यहाँ पे खत्म करते हैं।
उसके अलावा ये वाले टर्म्स याद रखना, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, एंड क्या होता है आपका सैटेलाइट डीएनए, ये हम मल्टीपल टाइम्स देख चुके हैं यहाँ पे, सो आई होप ये आपको यहाँ पे याद रहेगा हमेशा हमेशा कि आपका सैटेलाइट डीएनए आपका यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। सो अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे ना, तो सबसे पहले तो हम लोग इसे खत्म करेंगे एंड देन वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन देख लेंगे वहाँ पे, फिर अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन में अगर कोई चीज, ऐसा नहीं बोल सकते कि सर ये पूरा करा दो, बट एटलीस्ट यू कैन टेल मी अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही देन वी कैन डू दैट, ठीक है। रेप्लिकेशन का रिवीजन हम लोग कर लेंगे बिकॉज नेक्स्ट क्लास हम लोग इसी चैप्टर में से एक टॉपिक निकाल के रिवाइज कर लेंगे, सो दैट हमें एक सेपरेटली क्लास से निकालनी पड़ेगी इसके लिए, विच यू आर फाइंडिंग इट वेल टू गेट, राइट। तो इतना पढ़ लेना एंड एनसीईआरटी को एक बार पढ़ो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए, कुछ ज्यादा उसमें डिफिकल्ट है नहीं, जस्ट गो थ्रू इट वंस एंड देन बताओ मुझे स्पेसिफिक कि क्या समझ नहीं आ रहा। सिमिलरली ये चीज भी आप यहाँ पे देख लो एंड देन लेट मी नो व्हाट इज बीन हैपनिंग ओवर हियर, ओके। सो इसको एक बार हम देख लेते हैं। अदर देन दैट मैं आपके साथ 60 क्वेश्चन शेयर करूंगा, आपको मुझे 60 क्वेश्चन करके कब तक वापस करना है, कब तक वापस दोगे? अगर आज अगर आपको दूंगा 60 क्वेश्चन तो आप कब तक वापस करोगे? कोई कुछ बोलेगा?